फ्रेंड्स, ये इस स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज इस स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। वेद वेदिका की बड़ी सी तस्वीर शहर के हर अखबार में छप चुकी थी। हर न्यूज़ चैनल में भी वेद वेदिका ही विराजमान थी। ये खबर माया तक पहुंचने में देर नहीं लगी। वकील माया के घर अखबारों का बड़ा सा गट्ठर अपने हाथों पर उठाकर चल रहा था। चलते चलते सामने सीढ़ियां आ गईं जो आंखों के सामने अखबारों की वजह से दिखाई नहीं दी। तो वकील अखबारों सहित मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। माया और रमेश वहीं बैठे हुए थे तो वकील को देखकर चौंक गए। माया ने वकील को देखा और चीखने लगी और गुस्से से उबलने लगी। इस घर को तुमने कबाड़ खाना समझ रखा है जो ये रद्दी उठाकर यहाँ पटक दी है। माया कुर्राते हुए वकील को कहने लगी। वकील ने अखबारों के ढेर में से अपना सिर बाहर निकाला और अपने चश्मे को ढूंढने लगा। वकील को चश्मा मिल गया और अपने चश्मे को लगाते हुए माया के पास जाकर बैठ गया। ये जो तुम्हें रद्दी दिखाई दे रही है असल में आज का अखबार है, वकील ने अपनी आंखों को तरेरते हुए कहा। माया रमेश दोनों हैरान होकर एक साथ वकील को कहने लगे, इतने सारे अखबारों का क्या करोगे तुम? वकील ने झुंझला कर कहा, अचार डालूंगा। माया ने खींचते हुए कहा, सही सही बात बताओ, क्या है ये सब? इतनी अखबारें क्यों लेकर के आया है यहाँ? अखबार बेचने का साइड बिजनेस शुरू कर दिया है क्या तुमने? रमेश ने अपने दांत दिखाकर कहा। वकील ने एक अखबार रमेश माया के सामने रख दी तो अखबार के पहले पन्ने पर वेद वेदिका की तस्वीर देखकर माया रमेश के होश उड़ गए। माया, ये तो वेदिका और ये तो मुझे वेद जैसा दिखाई दे रहा है, पर इसका पहनावा तो एक राजा की तरह है। माया हैरान परेशान हो गई। अखबार देखकर माया के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। रमेश ने माया के हाथ से अखबार छीन लिया और देखने लगा तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गईं। वकील ने गंभीर होकर कहा, वेद कोई मामूली इंसान नहीं है, वो जयपुर का राजा है। उसके पूर्वज राजा थे। वेद के दादा का नाम महाराज देवराज राठौर था और वेद के पापा का नाम जय राठौर था। जय राठौर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वेद की माँ सौम्या राठौर जिंदा है और उनकी शख्सियत भी बहुत तगड़ी है। जिस वक्त जय राठौर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, वेद तब महज 15 साल का था। उनके बाद वेद ने छोटी सी उम्र में बिजनेस संभाला और घर परिवार भी, खुद की पढ़ाई भी। वेद दुनिया का सबसे अमीर यंगेस्ट मैन है। वेद करोड़ों अरबों का मालिक नहीं बल्कि खरबों का मालिक है। माया अपना सिर पकड़कर बैठ गई। वकील, वेद यहाँ सिर्फ वेदिका के लिए आया था और वो हम सबके सामने एक साधारण सा इंसान बनकर रहा। वेद बहुत साथी दिमाग है। उस दिन वेदिका को पूल में धक्का देकर मारने का हमारा प्लान वेद ने फेल कर दिया था। वेद के रहते हम वेदिका को कभी नहीं मार सकते। अगर गलती से भी वेद को हमारे इरादों की भनक लग गई तो वेद हमारी गर्दनों को गाजर मूली की तरह तोड़ मरोड़ कर फेंक देगा और हमें कहाँ गायब करेगा कोई कभी नहीं जान पाएगा। माया, ये वेद तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला, पर हम उससे डरकर पीछे नहीं हट सकते हैं। माया ने अपनी उंगलियां चटकानी शुरू कर दी। उस वेदिका को मैं किसी तरह से भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, कहकर शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराने लगी। रमेश ने माया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी कुछ दिन इस वेदिका के बारे में सोचना छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो जायदाद पाने के चक्कर में हम अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। रमेश ने चिंतित स्वर में कहा। माया ने रमेश की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरती और हमारा बिजनेस भी तो यही है, अमीर आदमियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जायदाद लूट लेना। यहाँ भी तो यही किया है हमने। पहले झूठ बोलकर राजीव से शादी की, फिर राजीव का एक्सीडेंट करवाकर उसे सीधा ऊपर भेज दिया। रमेश टेढ़ा सा मुस्कुराया। उसे मारना पड़ा क्योंकि वो हमारा सच जान चुका था और हमें धमकी दे रहा था कि पुलिस को सब कुछ बता देगा, पर हमने उससे पहले ही उसे खत्म कर दिया, कहकर माया और रमेश हंसने लगे। वकील, तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। तो रमेश माया दोनों वकील को देखने लगे। अच्छी खबर? हाँ, अच्छी खबर। वकील सोफे पर अपने पैर पसार कर बैठ गया। वेद का एक जानी दुश्मन है, सारंग चौधरी, और उसका बेटा समर, जो वेद को जान से मारना चाहता है, पर वेद हर बार बच जाता है।
है तो वो भी बहुत अमीर, पर वेद जितना तो बिल्कुल नहीं। वेद के दिल पर वार किया है उस चौधरी सारंग ने। वकील की बात सुनकर माया रमेश दोनों हैरान होकर वकील को देखने लगी। ये क्या किया है उस चौधरी ने वेद के साथ, जो वेद का दिल जख्मी हो गया। वकील रमेश माया के करीब गया और दोनों को आहिस्ता आहिस्ता से कुछ बताया तो माया की आंखों में चमक आ गई। ओह, तो ये बात है, अब मजा आएगा। वेद वेदिका के करीब कभी नहीं जाएगा और वेदिका को अपने रास्ते से हटाना अब और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए। वकील ने माया की ओर देखकर कहा। सारंग और समर दोनों की आंखों में वेद किरकिरी की तरह चुभता है। रमेश माया वकील के सामने बैठ गए। वकील को देखकर तो वो हमारे किस काम का है। वकील दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहकर वकील भी जोर से जहरीली हंसी हंसने लगा। हम सारंग चौधरी को अपने साथ मिला लेते हैं, फिर हमारी ताकत भी बढ़ जाएगी और वेदिका को खत्म करने में आसानी हो जाएगी। क्या कहते हो, कैसा लगा मेरा प्लान? वकील ने दोनों की तरफ देखा तो रमेश माया ने वकील को इशारा किया। माया की आंखों में शैतानियां नाचने लगी। अब दोनों का खेल हम खत्म करेंगे। सारंग चौधरी के साथ मिलकर माया ने वकील को देखकर कहा, तुम हमारी एक मीटिंग फिक्स करवाओ उस चौधरी से, कहकर टेढ़ी मुस्कान हंसने लगी। 2 दिन बाद वेद का अभी भी वेद की कई बातों और उसके व्यवहार में उलझी हुई थी। वेद का वेद दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। वेद का इस सोच में विचार में बैठी हुई थी, तभी मासा मुस्कुराते हुए वेदिका के पास आ गई। मासा वेदिका को उदास देखकर वेदिका के सर पर अपना स्नेह भरा हाथ फिराने लगे। वेदिका अपने ध्यान में बैठी हुई थी तो मासा का स्पर्श महसूस होते ही वेदिका के उदास चेहरे पर रौनक आ गई। मासा वेदिका के पास बेड पर बैठ गई। मासा ने वेदिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वेदिका मासा को उदास नजरों से देखने लगी। मासा को वेदिका की आंखों में उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मासा ने वेदिका की आंखों में देखकर कहा, आपकी आंखों में इतनी उदासी क्यों दिखाई दे रही है, हमें बताइए, हमें क्या बात है? वेदिका ने उदास होकर वेद की कही बात मासा को बता दी। मासा वेदिका की बात सुनकर मासा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मासा ने वेदिका को देखकर कहा, आपने वेद से इस बारे में पूछा नहीं कि उन्होंने आपसे ऐसे क्यों कहा? मासा वेदिका के चेहरे को देखने लगी। वेदिका, मासा, उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। हमें यहाँ आए हुए तीसरा दिन है, पर वेद पता नहीं मेरे सामने आने से क्यों कतरा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मासा ने गंभीर होकर वेदिका को देखकर कहा, वेदिका, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। वेद आपसे नहीं, खुद से भाग रहा है। उन्हें लगता है अगर वो आपके आसपास भी रहे तो वो आपके करीब आ जाएगा, और वेद ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहता है। वेद अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता, हमसे भी नहीं। उसके दिल में क्या है, उसके दिल को कुरेद कुरेद कर पता लगाना पड़ता है। वेद के दिल में क्या है, उसके चेहरे आंखों से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मासा ने ये बात नॉर्मल तरीके से कही। वेदिका मासा की बात सुनकर चौंक गई। मासा, आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वेद का व्यवहार एकदम से बदल गया है यहाँ आकर। यही सब करना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? वेद का मुझे यूं अनदेखा करना मेरे दिल को तोड़ रहा है। इससे तो मैं अकेली ही अच्छी थी। कम से कम मेरा दिल तो नहीं टूटता इन सब बातों की वजह से। वेदिका हताश और निराश हो गई। मासा ने वेदिका को निराश होते देखा तो प्यार से उसे समझाने लगी, इतनी जल्दी हार मत मानो। इस तरह हताश होकर कुछ हासिल नहीं होगा। वेद से बात करिए और उससे पूछिए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वेद बहुत अकेला है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। उससे बात करिए। हम हमारे बेटे के होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। आप ही वो जरिया हैं जिसकी वजह से हमारा बेटा फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। मासा ने एक तरह से वेदिका को गुजारिश की थी। वेदिका मासा की बातें सुनकर भौचक्की रह गई। मासा, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, मैं वेद से बात करने की कोशिश करूंगी। मासा ने प्यार से वेदिका के सिर पर हाथ फिराया। बेटा, वेद बहुत अच्छा लड़का है, आपका बहुत ख्याल रखेगा और प्यार भी करेगा। बस उसे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, आपको कुछ मीठा बनाना होगा। मासा ने माही को आवाज लगाई तो माही दौड़ती हुई मासा के पास आ गई। माही ने मुस्कुराते हुए मासा से कहा, क्या हुआ मासा? मासा ने माही के सिर पर प्यार से हल्की सी चपात लगाई। तुम्हारी भाभी सा के लिए
जो कपड़े हमने मंगवाए हैं आप हमारे कमरे में जाकर लेकर आइए। माही ने अपने दांत दिखाकर कहा। अभी गई और अभी आई कहकर वहां से भाग गई। कुछ मिनटों में माही एक बड़ा सा थाल लेकर आ गई। मासा मैं जा रही हूँ, अब मुझे बहुत काम है अभी कहकर फिर से वो वहां से भाग गई। मासा ने वेदिका के हाथ में वो बड़ा सा थाल देते हुए कहा, अब आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। वेद की आज बहुत जरूरी मीटिंग है तो उसे जल्दी निकलना है। मासा वहां से जाने लगी तो पीछे मुड़कर वेदिका को देखा तो वेदिका थाल में रखे सामान को देखने में लगी हुई थी। तो मासा ने वेदिका को आवाज लगाई, वेदिका आज आपकी परीक्षा भी है इसलिए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। मासा ये कहकर वेदिका के कमरे से बाहर आ गई। वेदिका मासा की कही बात को सुनकर हैरत में पड़ गई। मेरी परीक्षा कहकर जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वेदिका मासा के पास नीचे हॉल में आ गई। वेदिका ने अपने पैरों में पायल पहन रखी थी जिसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। मासा मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या बनाना है आज मीठे में। मासा ने पीछे मुड़कर वेदिका को देखा तो देखती ही रह गई। मजेंटा कलर की शिफॉन की साड़ी जिसके किनारों पर छोटे छोटे डायमंड की पट्टी लगी हुई थी, हाथों में मेहंदी, चूड़ा, पूरे 16 श्रृंगार में वेदिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेदिका ने मासा के कंधे पर हाथ रखा तो मासा वेदिका को देखकर मुस्कुराई। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और आपका जो मन करता है वो मीठे में बनाइए, हम सब खा लेंगे। वेदिका मासा रसोई घर कहाँ है। मासा ने माही को आवाज लगाई तो माही मासा के पास आ गई। जी मासा। मासा ने माही से वेदिका को रसोई घर ले जाने के लिए कहा। माही ने हाँ में सिर हिलाया और वेदिका के साथ रसोई घर में चली गई। वेदिका ने देखा तो रसोई घर में 5 खान नामे और 6-7 हेल्पर थे। वेदिका को देखकर सबने सिर झुकाकर वेदिका का अभिवादन किया तो वेदिका ने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया। माही ने रसोई में लगे खानसामे और हेल्परों से कहा, आज का खाना हमारी भाभी साहब बनाएंगी, आप सब सिर्फ उनकी मदद करना। माही भी वहां रुक गई। रसोई घर में वेदिका ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर में खोस लिया और वेदिका अपने काम में लग गई। रसोई घर में खड़े सब वेदिका को खाना बनाते हुए देख रहे थे। वेदिका दिखने में एकदम मॉडर्न थी इसलिए सब हैरान हो गए थे। माही ने खुश होकर कहा, भाभी साहब आपने तो थोड़ी ही देर में कितना कुछ बना लिया, आपका तो कोई जवाब नहीं है, सब कुछ इतनी जल्दी बना लिया आपने। आज तो भाई साहब माँ साहब बहुत खुश होने वाले हैं। वेदिका ने माही की ओर मुस्कुरा कर देखा। मैं खाना बनाना भी जानती हूँ इसलिए सब जल्दी से हो गया। माही ने अपनी आंखों में चमक लाकर कहा, ये जो आपने बनाया है मूंग दाल का हलवा, खीर, आलू की रसेदार सब्जी के साथ दाल की कचौड़ी, पूरियां, सब भाई साहब की पसंद का है। वेदिका माही की बात सुनकर चौंक गई। वेद के बारे में वेदिका कुछ नहीं जानती थी, क्या खाना पसंद करता है, कौन सा रंग पसंद करता है, पर वेद मेरे बारे में सब कुछ जानती है। वेद क्या है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वेदिका अपनी सोच से तब बाहर आई जब माही ने वेदिका को आवाज लगाई। वेदिका ने सारा खाना बना लिया था तो माही और वो दोनों खाना डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रखने लगी। वेद ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और मासा भी वहीं थी। वेद के कानों में पायल बजने की आवाज आई तो वेद वेदिका की ओर देखने लगा। वेदिका का पल्लू वैसे ही उसकी कमर में फंसा हुआ था। वेदिका की गोरी पतली कमर साफ दिखाई दे रही थी। वेद वेदिका को देखकर लगभग खो ही गया था। मासा ये नजारा देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। वेद वेदिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वेदिका सबको खाना परोसने लगी। जब वेदिका वेद के पास आकर खाना परोस कर जाने लगी तो वेद ने अपने आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वेद ने जल्दी से वेदिका की कमर में से साड़ी का फंसा पल्लू निकाल दिया। वेदिका वेद के छूने से एकदम से उछल पड़ी। वेदिका वेद की उंगलियों की तपिश को अपनी कमर पर अभी भी महसूस कर रही थी और आंखें बड़ी करके वेद को देख रही थी और वेद खाना खाने में बिजी था। उसने एक बार भी वेदिका की तरफ नहीं देखा था। माँ शाह ने जब वेदिका को आंखें खोलकर वेद को घूरते पाया तो माँ शाह ने वेदिका को आवाज लगाई तो वेदिका की तंद्रा भंग हुई। जी मासा कुछ और चाहिए आपको? वेदिका ने मासा को देखकर कहा। मासा वेदिका की हड़बड़ाया हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। आप भी तो खाना खाइए वेदिका। जी मासा कहकर वेदिका वेद के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। वेदिका ने मूंग दाल का हलवा बनाया था, उसे वेद बहुत चाव से खाते हुए देखकर कहा, वाह वेद
आज तो कमाल हो गया। वेदिका मासा को हैरानी से देखने लगी। मासा, क्या हुआ है? मासा, कितने सालों से आपने मीठा खाना बंद कर दिया था, पर आज आप मीठा खा रहे हैं, वो भी मूंग दाल का हलवा, जो आपको बहुत पसंद है, पर आपने इसे खाना बंद कर दिया था। आज सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, वेदिका ने खुद बनाया है ये सब। आपको अच्छा लगा? वेद के कानों में मासा की कही बात गई तो वेद के हाथ हलवा खाते खाते रुक गए। वेद ने वेदिका को देखकर कहा, खाना बहुत अच्छा बना है और हलवा भी। वेद की बात सुनकर वेदिका के चेहरे की रौनक बढ़ गई। कुछ देर बाद सबने नाश्ता कर लिया। मासा ने वेद से वेदिका को उसका नेक देने के लिए कहा तो वेद ने एक फाइल मासा के सामने कर दी। मासा ने वेदिका को बहुत ही महंगा कुंदन का हार दिया और वेदिका को एक वो फाइल देते हुए कहा, आज से इस घर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है वेदिका, और वेद को भी अब आपको ही संभालना है। वेदिका वेद की तरफ देखने लगी तो वेद जानबूझकर फोन में कुछ देखने का नाटक करने लगा। वेदिका ने फाइल को देखकर मासा से कहा, इस फाइल में क्या है मासा? मासा ने वेदिका को कहा, खुद देख लीजिए। वेदिका ने फाइल खोलकर देखी और उसे पढ़ने लगी तो वेदिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मासा, ये तो जायदाद के पेपर्स हैं। इन पेपर्स के मुताबिक मैं जायदाद की 50% की मालकिन हूँ। पर मासा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे पास आप हैं और वेद है। मेरे लिए मेरी यही दौलत है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मासा, हम जानते हैं कि आपकी जिंदगी में रुपए पैसे से ज्यादा अहमियत रिश्तों की है, पर यह आपका हक है। 50% मेरे नाम है। वेद ने अपने पास कुछ नहीं रखा है। वेद सिर्फ बिजनेस को संभालता है। पहले हर जगह हर पेपर पर मेरे साइन चलते थे, पर अब आपके भी साइन हुआ करेंगे। वेदिका की आंखों में आंसू आ गए और वेदिका मासा के गले से लगकर रोने लगी। मासा, आपसे मिलकर, आपसे जो ममता मिली है वो आज तक मुझे कभी नहीं मिली है। बहुत अकेली थी मैं, पर आप और वेद ही मेरी दुनिया है। मुझे आप दोनों के साथ और प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मासा ने वेदिका की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तभी वहां एक सर्वेंट आ गया। उसने वेद के सामने अपना सिर झुकाकर कहा, हुक्म, आपकी गाड़ी तैयार है। वेद ने वेदिका और मासा को देखा और मासा के पैर छूकर मुस्कुरा दिया। मासा, मैं चलता हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मासा ने वेदिका को खुद से दूर किया। वेद वेदिका को देखकर मुस्कुरा दिया। वेद वहां से चला गया। दिन बीतने लगे। वेद वेदिका के बीच बस यही औपचारिकता भरी बातें होती थी बस। देखते देखते 2 महीने बीत गए, पर वेद वेदिका दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। वेदिका के दिल में वेद के प्यार के जज्बात उमड़ रहे थे। हर दिन वेद के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। वेदिका आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी और खुद से बातें करने लगी। ए वेदिका, तू तो वेद के इश्क में दीवानी हो गई है। तेरी आंखों में तो सिर्फ वेद ही वेद दिखाई दे रहा है। उसके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है तेरी आंखों में। वेदिका ने खुशी के मारे खुद को अपनी बाहों में समेट लिया। हाँ, प्यार हो गया है मुझे वेद से, वो भी बहुत ज्यादा। उनके बिना अब चैन कहाँ इस दिल को। महकने लगी हैं अब मेरी सांसें उनके जिस्म की खुशबू से। अब तो एक पल ना रहा जाए उनके बिना। ए मेरे खुदा, मेरी दुआ कबूल कर, उसको भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, कुछ ऐसा कर। वेदिका ने वेद की तस्वीर उठा ली और उसे बस बेतहासा दीवानों की तरह चूमने लगी। वेद की तस्वीर को देखकर वेदिका अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगी। आई लव यू वेद, आई लव यू। वेदिका की आंखों में वेद के लिए इश्क ए जुनून था, जो अब वेदिका के सिर चढ़कर बोल रहा था। माँ साने वेदिका को चोरी से चुपके देख रही थी तो वेदिका वेद के लिए दीवानापन देखकर घबरा गई। माँ सा अपनी आंखें बंद करके माँ अम्बे से विनती करने लगी, माँ अम्बे, इसकी इश्क ना टूटे। वेदिका को वेद का प्यार दे दो माँ अम्बे। मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। वेद को जल्दी उठने की आदत थी तो वेद जल्दी उठकर अपने कमरे में बने हुए जिम में वर्कआउट कर रहा था। वेद शर्टलेस था, पसीने से पूरा तरबतर था। मासा ने जानबूझकर वेदिका को वेद के लिए प्रोटीन शेक लेकर वेद के कमरे में भेज दिया। वेदिका ने वेद के कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चली गई। वेदिका इतने महीनों में पहली बार वेद के कमरे में आई थी। वेद का कमरा सिर्फ सफेद रंग में लगा हुआ था। खिड़की, दरवाजे, पर्दे, सोफे, बेड, कमरे का पूरा इंटीरियर सफेद रंग में था। वेद का कमरा बहुत सुंदर था। वेदिका पूरे कमरे में घूम घूम कर देख रही थी।
तभी उसकी नज़र वेद के बेड पर रखी तस्वीर पर गई। वेदिका उस तस्वीर को देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वो पीछे हट गई। वेदिका ने कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ देखा तो वेद पुशअप कर रहा था। वेदिका चुपके से वेद के पास जाकर खड़ी हो गई और प्रोटीन शेक का गिलास एक साइड में रख दिया। वेदिका ने वेद के पसीने से तरबतर फिट मसल्स वाली बॉडी देखी तो वेदिका को अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हुई। वेदिका के जज्बात वेद को देखकर और भी उतावले हो गए। वेदिका की आंखों में वेद के इश्क का नशा पूरी तरह चढ़ चुका था। वेद पुशअप कर रहा था तो वेदिका को शरारत सूझी और चुपके से जाकर वेद की पीठ पर जाकर बैठ गई। वेद वेदिका के इस तरह अचानक से अपनी पीठ पर बैठ जाने से हड़बड़ा गया तो वेदिका वेद के कंधे को कसकर पकड़कर बैठ गई। वेदिका, वेद, मैं हूँ, प्लीज हिलना मत आप, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगी। वेद, वेदिका जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और मेरी पीठ पर बिना बताए बैठ गई? अभी नीचे गिर जाती और चोट लग जाती आपको, वेद ने फिक्र जताते हुए कहा। वेदिका, मैं तो आपको प्रोटीन शेक देने के लिए आई थी, फिर सोचा आपका टेस्ट लिया जाए कि आपकी बॉडी सिर्फ नाम के लिए बनाई है या आप में दम भी है, वेदिका मुंह बनाकर कहने लगी। वेद, मेरा टेस्ट लेते लेते खुद की हड्डियां तुड़वा लेती हैं आप, वेदिका ने मुंह बनाकर कहा। ज्यादा बातें मत बनाइए, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर एक नहीं दो चलिए 5 पुशअप मार कर दिखा दीजिए। बोली, चैलेंज मंजूर है आपको? वेद ने वेदिका को देखकर इशारा किया और वेदिका को सही से बैठने के लिए कहा तो वेदिका ने वेद को कंधों से कसकर पकड़ लिया। वेद ने एक नहीं 10 पुशअप 2 हाथों पर किए और बाकी के 40 पुशअप उसने एक हाथ पर किए तो वेदिका का मुंह हैरानी से खुल गया और हड़बड़ाहट के मारे वेद की पीठ पर से गिरने लगी तो वेद ने बिना पल गंवाए वेदिका की कमर में अपना एक हाथ लपेट दिया और एकदम से वेदिका को लेकर रोन हो गया। वेदिका ने अपनी आंखें कसकर मीच ली और वेद के सीने पर लेटी हुई थी। वेद के दोनों हाथ वेदिका की कमर में लिपटे हुए थे। वेद वेदिका को देखकर मुस्कुराने लगा। वेद वेदिका लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दोनों के दिल एक जैसे एक लय में धड़क रहे थे। वेदिका वेद की जिस्म से आ रही खुशबू को महसूस करके वेदिका मदहोश हुई जा रही थी। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। वेद भी वेदिका की करीबी को महसूस कर रहा था। वेद जिस एहसास से भाग रहा था वहीं सोए हुए एहसास वेदिका के पास आने से जाग गए थे। वेदिका ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही वेद से कहा, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, वो भी बहुत बहुत ज्यादा। अब तेरे बिना जीना नहीं गंवा रहा मुझे, तेरी आगोश में रहकर ही जीने की चाहत है मुझे। मेरी उलझी जुल्फें सवार दो, मुझे अपने दिल में जगह दे दो। तेरे इश्क में टूटकर बिखर जाना चाहती हूँ, तेरी बाहों में मुझे संवार दे अपने इश्क से, इश्क बेहिसाब कर मुझे। वेद ने वेदिका के मुंह से उसका इजहार इश्क सुना तो वेद ने वेदिका को एक झटके से खुद से दूर कर दिया। वेद का बदला हुआ रूप देखकर चौंक गई। वेद वेदिका को बिना देखे वहां से जाने लगा तो वेदिका ने वेद की कलाई पकड़ ली और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वेद ने अपना मुंह घुमा लिया तो वेदिका ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने तरफ कर लिया। वेदिका, वेद, मेरी आंखों में आपको अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही है? प्यार हो गया है मुझे आपसे, नहीं रह सकती हूँ मैं आपके बिना एक पल भी। वेदिका की आंखों में आंसू झील आने लगे। वेद ने वेदिका के हाथों से अपनी कलाई छुड़वा ली। वेद ने बेहद गंभीर लहजे में कहा, नहीं करता मैं आपसे प्यार और ना ही कभी कर पाऊंगा। वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वेद की कही बात सुनकर वेदिका आंसू बहा रही थी और गुस्से से वेद की कलाई पकड़ ली। क्यों नहीं कर सकते आप मुझसे प्यार? क्या कोई कमी है मुझ में? बताइए, मुझे जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। वेदिका ने वेद को आस भरी नजरों से देखकर कहा। वेद ने वेदिका की आंखों में देखकर कहा, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आपको प्यार नहीं दे सकता जिसकी उम्मीद आप मुझसे लगा रही हैं। वेदिका ने वेद के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने चेहरे के करीब कर लिया। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? रहने देते मुझे उस अकेलेपन में, जी लेती मैं, पर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुद की नहीं रही मैं, मुझ में अब सिर्फ आप रहते हैं। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, नहीं रह सकती मैं आपके बिना। वेदिका ने रोते हुए वेद का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने पर रख दिया जहां वेदिका का दिल था। वेद ने अपना हाथ पीछे हटाना चाहा तो वेदिका ने वेद का हाथ अपने सीने पर रखकर दूसरा हाथ वेद के हाथ पर रख दिया।
महसूस कीजिए इन धड़कनों को। ये दिल अब सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। आज तक मैंने कभी किसी और की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा है, पर मेरे दिल ने सिर्फ आपको चुना है। आपकी अच्छाइयाँ मुझ में भा गई हैं। मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। नहीं रह सकती मैं आपके बिना। वेदिका की हर बात में एक जुनून था जो वेद महसूस कर रहा था। वेदिका वेद को इंतहा की हद तक चाहने लगी थी। वेद वेदिका की आंखों में देख रहा था। वेदिका रोते रोते वेद के सीने से लग गई, पर वेद के हाथ वेदिका को अपनी आगोश में भरने के लिए नहीं उठे। वेद बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा तो वेदिका ने रोते हुए वेद से कहा, किसी और को चाहते हैं क्या आप? मुझे इतना तो बताते जाइए। वेद ने पीछे मुड़कर वेदिका को देखा, जो आंसू से भरी आंखों से वेद को देख रही थी। हाँ, मैं किसी और को चाहता हूँ, कहकर तेज कदमों से वहां से निकल गया और वेदिका वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। देखते देखते 1 महीना और बीत गया। वेद अब वेदिका के सामने नहीं जाता था। ये बात वेदिका को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वेदिका किसी से भी बात नहीं करती थी। गुमसुम रहने लगी वेदिका। एक दिन मासा वेदिका के कमरे में आई तो वेदिका उदास नजरों से खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। मासा वेदिका के पास चली गई। वेदिका के सिर पर प्यार से हाथ फिराने लगी तो वेदिका की आंखों से आंसू छरछर बहने लगे। वेदिका मासा के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मासा, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती हूँ मैं। मासा, वेद मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मासा, मैं वेद से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो किसी और को चाहते हैं। मासा ने वेदिका को खुद से दूर किया और उसके बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया। मासा ने वेदिका को बेड पर लाकर बैठा दिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगी। बेटा, जानती हूँ तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन वेद भी बहुत दर्द में जी रहा है। तुम दोनों मेरे अपने हो। तुम वेद ही मेरे लिए सब कुछ हो। 4 साल पहले की बात है। वेद वंदना से बहुत प्यार करता था। उससे एक पल भी दूर नहीं रहता था। वंदना भी वेद को बहुत चाहती थी। वेद को पर किस्मत ने और ही कुछ सोच रखा था दोनों के लिए। वेद को काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। वेद के जाने के बाद वेद के दुश्मन सारंग चौधरी ने वंदना की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें वंदना की मौत हो गई थी। पर मरने से पहले वंदना का दिल और आंखें किसी लड़की को डोनेट कर दी थी। वेद को जब ये सब पता चली तो वेद सब काम छोड़कर वापस आ गया था, पर वो वंदना को बचा नहीं सका। वेद गहरे सदमे में चला गया। वेद को बिल्कुल ठीक होने में कुछ महीने लगे, पर वो वंदना को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। मासा की आंखों में आंसू आ गए। फिर वेद को पता चला कि वंदना के मरने के पहले वंदना की आंखें और दिल किसी को डोनेट किया था। वेदिका मासा की बातें सुनकर हैरान हो गई। वेद किस दर्द में जी रहा था, वेदिका को अंदाजा हो गया था। वेदिका ने मासा को देखकर कहा, मासा, वो लड़की कौन है जिसे वंदना की आंखें और दिल डोनेट किया गया? मासा वेदिका को कुछ कहने जा रही थी, तभी वहां एक सर्वेंट आ गया। मासा, आपके लिए फोन है, कहकर वहां से वो आदमी चला गया। मासा ने वेदिका के माथे को चूम लिया। आप अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। मासा के जाने के बाद वेदिका सोचने लगी, वो लड़की कौन है जिसे वंदना का दिल और आंखें डोनेट किए गए हैं। वेदिका सोचने लगी, तभी उसे अचानक से कुछ याद आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे और वेदिका जमीन पर बैठ गई और रोते हुए अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया। वेदिका को याद आया 4 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी आंखें और दिल डैमेज हो गए थे, तो किसी लड़की का दिल और आंखें उसे डोनेट किए गए थे। वेदिका अपना मुंह ऊपर करके रोने लगी। इसका मतलब वो लड़की मैं हूँ। वेद सारी हकीकत जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। वेद को मेरी आंखों में वंदना नजर आती है। मेरी धड़कनें वेद को वंदना की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कान्हा? मतलब वेद मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे? मैं हमेशा वेद के प्यार के लिए तरसूंगी। कान्हा जी, कैसी किस्मत लिखी है आपने मेरी। मैं तो बस जिंदा होकर भी मर चुकी हूँ और वंदना मर कर भी मेरे अंदर जिंदा है। वेदिका की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और अपने घुटनों में सिर देकर रोने लगी। उसी रात वेद ऑफिस से घर वापस आ गया और सीधा अपने कमरे में चला गया। वेद ने अपने कपड़े बदल लिए। दिसंबर का महीना था तो ठंड बढ़ने लगी थी। वेद बिना खाना खाए अपनी आंखें बंद करके लेट गया। तभी माँ साहब वेद के कमरे में आ गई तो माँ साहब को देखकर वेद उठकर बैठ गया।
मासा वेद के पास जाकर बैठ गई। वेद मासा की गोद में सिर रखकर लेट गया। मासा वेद के बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वेदिका की हालत ठीक नहीं है, हमने उसे सच बता दिया है। तो वेद उठकर बैठ गया। वेद, मासा, आपने सारी सच्चाई वेदिका को बता दी? वेद ने मासा की ओर देखकर मासा से पूछा। मासा, नहीं, पूरी नहीं, आधी बताइए। वो बिल्कुल टूट गई है, उसे संभालना होगा। उसने खाना भी नहीं खाया। वेद बेड से उठ गया और अपने स्लीपर पहनते हुए मासा से कहने लगा, मैं वेदिका को खाना खिला कर आता हूँ। कहकर वहां से चला गया। वेदिका अपने कमरे में लाइट बंद करके लेटी हुई थी। वेद ने वेदिका का कमरा धीरे से खोला और फिर कमरा बंद करके लाइट ऑन कर दी। वेदिका, उठिए, खाना खा लीजिए। वेदिका ने आंखें बंद किए हुए कह दिया, मुझे भूख नहीं है। वेद वेदिका के पास जाकर खाने की प्लेट लेकर बैठ गया और वेदिका को अपनी तरफ घुमा लिया। वेदिका की आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल थी और सूजी हुई थी। वेद ने खाने की प्लेट एक तरफ रख दी। वेदिका को खुद ही उठाकर बेड पर बैठा दिया और उसके सामने खाने की प्लेट लेकर उसमें से वेदिका को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वेदिका के आंखों में आंसू आ गए। वेदिका, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना? आप जितना मुझसे दूर भाग रहे हैं, मैं आपके उतना ही करीब आ रही हूँ। मुझे सच पता चल गया है, मैं वही लड़की हूँ जिसे वंदना की आंखें और दिल डोनेट किए गए हैं। मेरी जिंदगी वंदना की कर्जदार है। वेद वेदिका को खाना खिला रहा था पर उसकी आंखें नम थी। वेदिका ने खाना खाने से मना कर दिया। वेद, मैं जानता हूँ आपको सच जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा है। वेदिका ने आंसू भरी आंखों से वेद को देखा। मैं आपके बिना जीने के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरी सांसें अटकने लगती हैं, बहुत घुटन महसूस होती है। आपके बिना अब मैं नहीं जी सकती हूँ। मैं चाह कर भी आपको भूल नहीं सकती हूँ। मेरी नस नस में सिर्फ आपका प्यार बह रहा है। वेद ने एकदम से वेदिका को अपने सीने से लगा लिया। वेदिका के बालों को सहलाने लगा। इस वक्त वेदिका को वेद के सहारे की जरूरत थी, तो वेद ने वेदिका को अपनी बाहों का सहारा दे दिया। वेदिका ने वेद को कसकर पकड़ लिया। वेद वेदिका की छटपटाहट देख रहा था। वेदिका के आंसू वेद को पिघला दे रहे थे। वेदिका ने अपना चेहरा वेद की गर्दन में छुपा लिया था। ना चाहते हुए वेद ने वेदिका को अपने बाहों में कस लिया। बाहर ठंड और अंदर इनके जज्बातों की गर्मी दोनों को पिघलने के लिए मजबूर कर रही थी। वेद ने वेदिका के माथे को चूम लिया और उसकी भीगी पलकों को भी वेदिका वेद के आगोश में सिमटती चली गई। कुछ देर बाद दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुल चुकी थी। दोनों वहां पहुंच गए थे जहां से पीछे से मुड़ना वेद के लिए मुमकिन नहीं था। वेद वेदिका एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। वेद ने वेदिका की ओर देखा तो वेदिका बहुत सुकून से वेद के सटले सीने में सिर छुपाकर सो रही थी। वेद अंतर्द्वंद से जूझ रहा था। वेद अपने मन में, आपको लगता है मैंने आपसे शादी वंदना की वजह से की है, पर ऐसा नहीं है वेदिका। मैंने आपसे शादी किसी और वजह से की है और वो वजह बहुत जल्द आपके सामने होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे दिल में अब भी वंदना की यादें हैं। वंदना मेरे दिल में अब भी जिंदा है, पर मैं आपके साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ना चाहते हुए भी हम दोनों बहुत करीब आ गए हैं एक दूसरे के, और आप मेरी पत्नी हैं। इस सच को कोई नहीं बदल सकता है, मैं भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा आपको आपका हक देने की। आप मेरी जिंदगी की डोर से बंध चुकी हैं और इस डोर को अब कोई नहीं तोड़ सकता है, मैं भी नहीं। ये सब कहते हुए वेद ने सोती हुई वेदिका को अपनी बाहों में कस लिया और उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। वेद की आंखों में वेद के दिल का दर्द आंसू बनकर बहना चाहता था, पर वेद ने उन आंसुओं को अपनी आंखों में कैद कर लिया। वेद के आंखों के कोनों में बहते हुए आंसू रुक गए। वेद वेदिका को अपनी बाहों में भरकर सो गया। इधर वेद सो गया और वेदिका ने आंखें खोलकर वेद को देखा। वेदिका के दिल में वेद के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा था। वेदिका वेद के होठों के करीब आई, वेद के होठों को चूमने के लिए, पर कुछ सोचकर पीछे हट गई। वेदिका मुस्कुराने लगी, नहीं, मैं नहीं करूंगी आपको किस, जब तक आप खुद आकर मुझे किस नहीं करेंगे। मैं इंतजार करूंगी उस पल का जब आपको भी मुझसे प्यार हो जाएगा। वेदिका मुस्कुराते हुए वेद की आगोश में सो गई। तेरे होठों की प्यास जगी है मेरे होठों पर अपने होठों को अभी थोड़ा और तड़पाना है मुझे। उस वक्त का इंतजार है मुझे जब तुम खुद मेरे होठों को अपने अधरों से ढक दोगे। सुबह वेद अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। वेद अपनी टाई की नॉट बांध रहा था कि तभी वेद के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, तो वेद ने बिना देखे कह दिया, आ जाइए अंदर। कहकर अपनी टाई बांधने लगा तो वेद के कानों में पायल की छम छम की आवाज पड़ी। तो वेद पीछे मुड़कर देखने लगा तो वेदिका वेद के सामने आकर खड़ी हो गई। वेदिका, मैं हूँ।
कहकर वेद की टाई की नॉट खुद ही ठीक करने लगी तो वेद ने कहा, आप यहाँ कुछ काम था? वेदिका ने पहले वेद की टाई बांधी, फिर वेद को देखने लगी। क्या मैं बिना काम से आपके कमरे में नहीं आ सकती हूँ? वेदिका वेद की ओर देखकर कहने लगी। वेद वेदिका को अपलक देख रहा था। वेदिका ने प्लेन गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहनी हुई थी और पूरे 16 श्रृंगार करके बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। वेद बस नजर भरकर वेदिका को देखने लगा। वेदिका वेद को इस तरह देखकर मुस्कुराती, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तो वेद जैसे एकदम से नींद से जागा और चेप गया। वेद को बीती रात की बातें याद आ गई तो वो इधर उधर देखने लगा। वेदिका ने वेद को असहज होते देखा तो वेदिका ने वेद का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। आप बीती रात को याद करके असहज मत होइए। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप अपना गम भूलकर मुझे सहारा दे रहे थे। वेद वेदिका दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा चाहत नजर आ रही थी। फर्क बस इतना सा ही था कि वेदिका अपने जज्बात वेद के सामने बिना झिझके जाहिर कर देती थी, पर वेद अपने बनाए दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। जज्बात वेद अंदर भी पनप रहे थे, पर अपनी खामोशी की चादर तले वेद ने अपने जज्बात छुपा दिए थे। वेद वेदिका को कुछ कहने लगा तो वेदिका ने वेद के होठों पर अपनी नाजुक सी हथेली रख दी। वेदिका, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे खफा नहीं हूँ और आप खुद को दोषी मत मानना कभी। हम दोनों में जो भी हुआ वो प्यार था, अपनापन था, जो कि गलत नहीं है। आपने मेरे प्रति अपना हर फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाया है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही कभी होगी। मेरे लिए बीती रात ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, और मेरे लिए वो लम्हे सबसे कीमती हैं जब आपने मुझे प्यार से अपने गले लगाया, मुझे प्यार किया। आप मेरी जिंदगी की डोर से बंध गए हैं। मर कर भी मैं आपसे जुदा नहीं हो पाऊंगी कभी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कभी भी मजबूर नहीं करूंगी इस रिश्ते को निभाने के लिए। जिस रिश्ते में मजबूरी शब्द आ जाता है वो रिश्ता अंदर से खोखला होता है, उसमें कोई जज्बात नहीं होते हैं, और मैं मजबूरी में कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती हूँ। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जब भी अपनाएं तो पूरे दिल से अपनाएंगे। आप और आपका प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे टुकड़ों में बटा हुआ प्यार नहीं चाहिए आपका, बल्कि पूरा प्यार चाहिए आपका, जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। मैं जानती हूँ वो दिन मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी आएगा। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप वंदना की जगह मुझे दें, और ना ही मैं वंदना की जगह लेना चाहती हूँ। मैं आपके दिल में अलग सी जगह बनाना चाहती हूँ। बस आप अपना ख्याल रखें और हर चिंता छोड़ दीजिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मुझे मिले हैं और मासा मिली। वेद वेदिका की बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि वेदिका कितनी धैर्यवान लड़की है, जो इस आस पर जिंदगी बिताना चाहती है कि आज नहीं तो कल इसे मेरा प्यार नसीब होगा। वेद वेदिका को बहुत प्यार से देख रहा था तो वेदिका ने वेद की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। वेदिका मुस्कुराते हुए कहने लगी, कहाँ खो गए आप? मैं आपको कहने आई थी कि नाश्ता तैयार है, आकर कर लीजिए। और देखो, मैंने आपको अपने साथ बातों में लगा लिया। वेद वेदिका की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। वेद ने वेदिका के सामने अपने हाथ किया तो वेदिका ने मुस्कुराते हुए वेद की हथेली को अपने हाथ में कस लिया और दोनों नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। मासा भी आ गई तो दोनों ने मासा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मासा ने दोनों को दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दिया तो दोनों मुस्कुराने लगे। दोनों को एक साथ खुश देखकर मासा खुश हो गई। तीनों ने बातें करते करते नाश्ता किया और फिर वेद ऑफिस के लिए निकल गया। दिन यूं ही हंसी खुशी से गुजरने लगे। एक दिन वेदिका मासा के पास बैठी हुई थी तो उसने मासा को देखकर कहा, मासा, मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लड़कियों को तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूँ। मुझे भी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। आप क्या कहती हैं? वेदिका ने मासा की ओर देखकर कहा। मासा वेदिका की बात सुनकर मुस्कुरा दी। ये तो अच्छी बात है कि आप लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। वैसे भी औरतों को खुद को कमजोर नहीं ताकतवर समझना चाहिए, वक्त आने पर खुद का और अपनों का बचाव कर सके। हाँ, आप सही कह रही हैं, वेदिका ने कहा। औरतों को हमेशा कमजोर समझा जाता है, पर वो दिल से बहुत मजबूत होती है। महीने के उन 5 दिनों में औरत जितना खून बहा देती है, उतना खून अगर कोई और बहाए ना तो वो वहीं ढेर हो जाएगा, और हम औरतों को कहते हैं ये कमजोर है। मासा, आप सही कह रही हैं, और इसी बात को हमें झूठा साबित करना है। मैं आज ही सब इंतजाम करवा देती हूँ।
वेदिका खुश हो गई और मासा के गले से लग गई। मासा, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मासा वेदिका की बात सुनकर हंसने लगी। अच्छा, हमें मस्का लगाया जा रहा है? वेदिका, नहीं मासा, सच है, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी माँ तो मुझे बचपन में अकेला छोड़कर चली गई, पर हाँ, पापा ने मुझे माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। वेदिका ये सब बातें करते हुए भावुक हो गई। मासा ने वेदिका को अपने गले से लगा लिया। हम हैं ना आपके साथ, तो फिर घबराना क्यों? हमने भी आपको अपनी बेटी माना है दिल से। दोनों जन एक दूसरे के गले से लग गईं। मासा ने वेदिका को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछे। सब, अब आप कभी नहीं रोएंगी, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। वेदिका ने मुस्कुराते हुए कहा। रोए हमारे दुश्मन, हम क्यों रोए भला? कहकर खिलखिलाकर हंसने लगी। मासा ने वेदिका की बलाइयां ली। किसी की नजर न लगे हमारी बेटी को। मासा ने एक आदमी को बुलाया, तो वो आदमी मासा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। खम्मा खड़ी मासा, कहकर वो शख्स मासा के सामने खड़ा हो गया। मासा ने उसे देखकर कहा, मोहन जी, आप हमारे महल के पीछे बगीचे के पास जो खाली जगह है, वहाँ साफ सफाई करवा कर वहाँ लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए इंतजाम करवाइए। वहाँ घोड़ों का अस्तबल भी है, तो आसानी हो जाएगी। और हाँ, आप पूरी रियासत में ये संदेशा दे दीजिए कि लड़कियों और औरतों को सशक्त बनाने के लिए हमारी बेटी उन सबको ट्रेनिंग देगी। जो भी इच्छुक हो वो यहाँ आ जाए। बल्कि हम तो चाहते हैं हमारी राज्य की हर लड़की औरत खुद को तैयार करे हर हालात से लड़ने के लिए। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। उस शख्स ने मासा से कहा। मासा, 2 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी, कहकर वो वहां से चला गया। वेदिका ये बात सुनकर खुश हो गई। 2 दिन बाद बहुत सी लड़कियां और औरतें वहां पहुंच गईं जहां ट्रेनिंग दी जानी थी। वेद को अभी इस बारे में पता नहीं था, वो अपने बिजनेस में उलझा हुआ था। वेदिका और मासा जब वहां पहुंची तो सबने उनका स्वागत किया। कुछ औरतें वेदिका से बड़ी थी, तो वो वेदिका को देखकर उसे हुक्मरानी सा कहने लगी। तो वेदिका ने उनसे कहा, आप मुझसे बड़ी हैं तो आप मेरा नाम ले सकती हैं, और जो छोटी हैं वो मुझे भाभी सा कह सकती हैं। माही भी इन लड़कियों के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आई थी। वेदिका सबको तलवारबाजी और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगी। पर वेदिका एक बात देखकर हैरत में पड़ गई कि माँ सा भी तलवारबाजी में निपुण थी। वेदिका माँ सा को हैरानी से देखने लगी, तो माँ सा वेदिका का खुला मुंह देखकर हंसने लगी। माँ सा, अपना मुंह बंद कर लीजिए वेदिका, वरना आपके मुंह में मक्खी घुस जाएगी। तो वेदिका ने अपना मुंह एकदम से बंद कर लिया। वेदिका माँ सा के सामने खड़ी हो गई। माँ सा, आप तो निपुण हैं तलवारबाजी में। माँ सा, वेदिका, हमें जय ने तलवारबाजी सिखाई थी। आज हमें तलवारबाजी करने को मौका मिला तो हम क्यों पीछे रहते? वेदिका, माँ सा, आप तो सच में गुड़ों की खान है, कहकर माँ सा के गले लग गई। दिन बीतने लगे। माँ सा और वेदिका लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगे। पर एक दिन ये बात वेद को पता चली, तो वहां पहुंच गया जहाँ वेदिका और माँ सा उनको तलवारबाजी के गुर सिखा रही थी। वेद छुपकर उन्हें देखने लगा। वेद माँ सा और वेदिका को लड़कियों को ट्रेनिंग देते हुए देखकर खुश हो गया। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि माँ सा और वेदिका दोनों ये सब कर लेती हैं। अच्छी बात है, औरतों को खुद की हिफाजत करने के लिए यह सब सीखना जरूरी है। वेद वेदिका को देख रहा था। वेदिका ने आज साड़ी पहन रखी थी और साड़ी के पल्लू को उसने अपनी कमर में खोस रखा था। ठंड थी, पर वेदिका बिना शॉल ओढ़े सबको ट्रेनिंग देने में लगी थी। वेदिका आकर एक साइड खड़ी हो गई, तो वेद एकदम से वेदिका के सामने आकर खड़ा हो गया। तो वेदिका वेद को देखकर चौंक गई। मासा ने वेद को देख लिया और वो चाहती थी कि वेद वेदिका को दोनों को कुछ समय अकेले में बिताएं। वेदिका वेद को देखकर कहने लगी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसे कौन अचानक से सामने खड़ा हो जाता है? ऐसे तो एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। वेदिका अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने में लग गई थी। वेद वेदिका को देख रहा था। मैं अगर चुपके से नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि माँ सा और आप तलवारबाजी और मार्शल आर्ट सब करने में माहिर हैं। वेदिका, वो तो ठीक है, पर दोबारा ऐसे अचानक से सामने मत आना, वरना हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। वेद ने एकदम से वेदिका के होठों पर हथेली रख दी। दोबारा ऐसा कभी मत कहना, आपको मैं खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वेदिका को वेद की आंखों में अपने लिए जज्बात नजर आ रहे थे। वेदिका ने वेद को देखकर कहा, आप मुझसे तलवारबाजी करेंगे? वेद, मुझसे तलवारबाजी करेंगे तो आप हार जाएंगी। मैं चैंपियन हूँ तलवारबाजी में, कहकर शान से अपनी शर्ट की कॉलर को ऊपर उठाने लगा।
वेदिका ने मुंह बनाकर कहा, पहले मुझे हराइए तो सही, फिर देखेंगे किसमें कितना है दम। वेदिका बेद अपने में लगे हुए थे तो माँ शाह ने सबको वहां से जाने के लिए कह दिया और खुद भी वहां से चली गई। वेद ने अपना कोट एक साइड रखकर अपनी टाई को ढीला किया। मैं तैयार हूँ कहकर एक तलवार उठाई और दोनों एक दूसरे को पछाड़ने के लिए जद्दोजहद करने लगे। कुछ देर बाद दोनों थक गए पर दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी। वेद को एक शरारत सूझी तो वेद ने लड़ते लड़ते वेदिका को देखकर अपनी आंख विंक कर दी तो वेदिका हड़बड़ा गई और तलवार उसके हाथ से गिर गई और वेद खुशी से नाचने लगा। देखा, मैं जीत गया। वेदिका गुस्से से वेद के पास आ गई। आपने चीटिंग की है। वेद ने वेदिका को एकदम से घुमा दिया तो वेदिका की पीठ वेद के सीने से जा लगी। मैंने क्या चीटिंग की है, आप मुझे बताएंगी? वेद ने वेदिका को अपनी एक बाह के घेरे में ले लिया। वेदिका कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि वेदिका को अपने कंधे पर वेद की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। वेद वेदिका के कान के पास आकर कहने लगा, इसे चीटिंग नहीं कहते हैं, आप अभी नादान हैं। अपने लक्ष्य से कभी भी नजरें नहीं हटानी चाहिए वरना दुर्घटना कभी घटित हो सकती है। वेद का एक हाथ वेदिका के कमर पर आ गया तो वेदिका वेद के हाथ की गर्माहट को महसूस करने लगी। वेदिका की धड़कनें पिघलने लगी वेद के छूने से और वेदिका अपनी आंखों को बंद करके वेद की छुअन को महसूस करने लगी। वेद के जिस्म से आ रही खुशबू वेदिका को बहकाने का काम कर रही थी। वेद ने अपना हाथ वेदिका की कमर पर रखा तो वेद को भी एक झटका लगा जैसे वेद की रूह को वेदिका का एहसास छू रहा था। वेद ने वेदिका की साड़ी का पल्लू उसकी कमर से निकाल दिया और उसके करीब आकर कहने लगा, और हाँ, तलवारबाजी साड़ी पहनकर नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखना। आगे से कहकर वेदिका से दूर हो गया। वेदिका अभी भी वेद की छुअन को महसूस कर रही थी कि वेद की आवाज़ वेदिका के कानों में पड़ी। माँ सा चली गई हैं और बाकी सब भी तो चलिए हम भी चलते हैं। वेदिका ने अपनी आंखें खोली तो इस आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। सब वहां से नदारद थे। वेदिका अपना सिर झुकाकर अपनी साड़ी ठीक करते हुए वेद के पास आ गई और फिर दोनों महल चले गए। वेद रात को अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। वेद को नींद नहीं आ रही थी और वो उठकर बैठ गया। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? वेद को वेदिका की कमी खलने लगी थी। वेद वेदिका के पास रहना चाहता था, उसे अपनी आगोश में भरना चाहता था। वेद बेड पर लेट गया। मुझे वेदिका से प्यार होने लगा है। उनका एहसास, ये दूरियां मुझे तड़पा रही है। मैं वेदिका को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ पर वेदिका को कहूँ कैसे कि मुझे उनकी आदत हो गई है। अपने बनाए दायरे में फंस गया हूँ पर मैं अब वेदिका को खुद से दूर नहीं रहने दे सकता। यही सोचते सोचते वेद सो गया। दूसरी तरफ वेदिका का भी यही हाल था। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। 2 महीने बाद वेद और मासा को जयपुर से बाहर जाना था पर वेदिका को अपनी तबीयत खराब लग रही थी। मासा वेदिका के पास उसके कमरे में आई। वेदिका, हम और वेद जयपुर से बाहर किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। हम शाम तक वापस लौट आएंगे। आप अपना ध्यान रखना। वेदिका, मासा आप आराम से जाइए और जल्दी वापस आइएगा। मैं अपना ध्यान रखूंगी। तभी वहां वेद भी पहुंच गया। वेद ने एक नज़र वेदिका को देखा तो उसका चेहरा वेद को उतरा हुआ नजर आया पर वेद वेदिका को पूछता भी कैसे। मासा जो सामने थी तो वेद ने इशारे से पूछा, क्या हुआ है आपको, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वेद ने फिक्र जताते हुए कहा। वेदिका ने मुस्कुराते हुए वेद को इशारे से कहा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। वेद वेदिका का इशारा समझकर निश्चित हो गए। माँ शाह ने वेद को चलने के लिए कहा और खुद कमरे से बाहर चली गई तो वेद वेदिका के करीब आया और उसके एक गाल पर अपना हाथ रखकर उसके करीब जाकर वेदिका के गाल को चूम लिया और मुस्कुराते हुए वेदिका को देखा और उसके गाल को थपथपा दिया। अपना ध्यान रखना, हम जल्दी वापस आएंगे कहकर वहां से चला गया। वेदिका वेद के एहसास में गुम थी। तभी उसको उल्टी आने लगी और वो बाथरूम में चली आई। कुछ देर बाद वेदिका बाथरूम से बाहर आई तो बेड के सिरहाने से टिक लगाकर बैठ गई। मुझे क्या हो रहा है, उल्टियाँ क्यों आ रही हैं मुझे? वेदिका को एकदम से ध्यान आया, उसका तो महीना मिस है। इसका मतलब मैं माँ बनने वाली हूँ। वेदिका अपने पेट पर हाथ रखकर बहुत खुश हो गई। मैं माँ बनने वाली हूँ। वेदिका की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वेदिका ये बात मासा को बताने के लिए फ़ोन करने लगी तो उसने नंबर डायल नहीं किया। पहले मैं खुद कंफर्म कर लूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब मैं मासा और वेद को बताऊंगी। दोनों बहुत खुश होंगे। खुशी के मारे वेदिका के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वेदिका आज बहुत खुश थी। वो अपने ट्रेनिंग सेंटर चली गई पर
उस पर किसी ने वेदिका पर नजर रखी हुई थी। अनजान शख्स। सर, वेद और उसकी माँ यहाँ नहीं है और वेदिका ट्रेनिंग सेंटर चली गई है। दूसरी तरफ से, ठीक है, मैं समर और उसके साथ कुछ आदमियों को भेजता हूँ। जैसे कहा है वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल, वरना तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अनजान शख्स। नहीं चौधरी जी, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। वो वेदिका किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, कहकर उस शख्स ने फिर फोन रख दिया। सारंग चौधरी शराब का घूंट भरकर एविल मुस्कान देने लगा। माया, रमेश और वकील भी वहां थे। माया ने सारंग चौधरी से हाथ मिला लिया था वेदिका को खत्म करने के लिए। सारंग चौधरी। माया, अब तो वो वेदिका कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वेद भी उससे दूर चला जाएगा, ऐसा इंतजाम किया है मैंने। माया, मुझे बस वेदिका की बर्बादी देखनी है, फिर तरीका चाहे कोई भी हो, कहकर राशि हंसी हंसने लगी। सारंग चौधरी ने समर को इशारा किया तो समर ने अपना पैक गटका और अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। इधर वेदिका जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। माही भी वेदिका के साथ थी तो वो भी हैरत में पड़ गई। माही, भाभी सा, यहाँ तो कोई नहीं है, हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं, आज अजीब सी शांति है यहाँ पर। वेदिका, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। हम कुछ देर इंतजार करते हैं फिर चलते हैं। वेदिका को अपनी तबीयत खराब लगने लगी तो वेदिका ने ही माही को वहां से महल चलने के लिए कहा। तभी वहां 10-15 आदमियों के साथ समर आ पहुंचा। माही समर को पहचानती थी, इसलिए उसने वेदिका को वहां से जल्दी चलने के लिए कहा। वेदिका माही वहां से जाने लगे तो समर के आदमियों ने वेदिका को माही को घेर लिया। वेदिका गुस्से से समर को घूरने लगी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो हमारा रास्ता, कहकर वेदिका माही का हाथ पकड़कर जाने लगी तो समर ने माही का हाथ पकड़ लिया। समर एविल मुस्कान के साथ हंसने लगा। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमसे भी बात कर लो। वेदिका गुस्से से समर के हाथ से माही के हाथ छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी तो समर ने माही को अपने एक आदमी के हवाले कर दिया। माही रोने लगी और उस आदमी की कैसे छूटने के लिए कसमसाने लगी, पर उस आदमी ने माही को उसकी बाजू से कसकर पकड़ लिया। वेदिका गुस्से से समर को देखने लगी। हो कौन तुम और क्या चाहते हो हमसे? माही को अभी इसी वक्त छोड़ दो, वरना तुम सब लोग बहुत पछताओगे। समर बेहयाई से हंसने लगा। हम तुमसे डरेंगे? डरेगा तो अब तुम्हारा वो पति, जब हम तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे और तुम्हारा पति कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे पति की वजह से मेरे पापा का बिजनेस ठप हो गया है। समर वेद के लिए उल्टा सीधा बोलने लगा तो वेदिका ने गुस्से से समर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और समर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। वेदिका ने जल्दी निगाहों से समर को देखा। खबरदार, मेरे पति की शान में अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला तो इससे बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हारे गले में ही ना लपेट दी मैंने तो मेरा नाम भी वेदिका वेद राठौर नहीं। इस वक्त वेदिका की आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी। औरत हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, मुझे हल्के में मत लेना। समर जमीन से उठकर अपना मुंह साफ करने लगा क्योंकि वेदिका के झापड़ से समीर के मुंह से खून का फुआर जो निकल पड़ा था। समर गुस्से से उबलने लगा। इस वेदिका को पकड़ो, समर ने अपने आदमियों को फूंकारते हुए कहा। समर के आदमी जैसे ही वेदिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वेदिका ने सबको अपने हाथ की कलाबाजियां दिखानी शुरू कर दी। वेदिका को देखकर माही भी जोश में आ गई और वो भी उन आदमियों से भिड़ गई, पर खींचातानी में माही के सर में चोट लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वेदिका ने जब माही को बेहोश देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ने लगी तो समर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। समर ने गुस्से से वेदिका के मुंह पर चाटा मार दिया और उसने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो उस आदमी ने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली और एक छोटी सी शीशी में से सिरिंज में दवाई भरने लगा। समर ने वेदिका के मुंह को पकड़कर दबा दिया। अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। जब ये दवाई तेरी रगों में खून से जाकर मिल जाएगी तब मजा आएगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे पति को, बहुत घमंड है उसे खुद पर, कहकर सिरिंज को अपने हाथों में नचाने लगा तो वेदिका ने मौका देखकर समर के हाथ पे जोर से अपना हाथ मार दिया और सिरिंज नीचे गिर गई और वो दवाई भी। समर ये सब देखकर बौखला गया तो वेदिका समर को धक्का देकर वहां से भाग निकली। समर अपने आदमियों से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उसको जाकर पकड़ो। तो समर के आदमी होश में आए और वेदिका के पीछे भाग गए। वेदिका भागते भागते थक गई थी, ऊपर से उसकी तबीयत और खराब हो गई तो एक जगह छुपकर बैठ गई जहां समर की नजर उस पर ना पड़े। वेदिका को चोट भी बहुत आई थी। वेदिका अपने पेट पर अपने हाथ रखकर वेद को याद करने लगी। कहाँ हैं आप वेद, जल्दी से मेरे पास आ जाइए,
मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, कहकर वेदिका दर्द के मारे चिल्लाना चाहती थी, पर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद वेदिका को होश आया तो वेदिका अस्पताल में थी। वेदिका के सामने वेद, मासा, विनय और माही खड़े थे। वेदिका कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। वेदिका का ये हाल देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगा। वेदिका के जख्म देखकर वेद का दिल रो पड़ा तो वेद वहां से बाहर आ गया। विनय वेद के पीछे चला गया। वेद बालकनी में खड़ा था और विनय की तरफ पीठ करके खड़ा था। वेद की भौहें तनी हुई थी और आंखें आग उगल रही थी। उन लोगों ने मेरे गुरूर, मेरी आन शान को जख्मी और लहूलुहान किया है। उनको मैं उनकी की गलतियों के लिए माफ भी कर देता, पर उन्होंने मेरे दिल पर वार किया है, मेरी हद में घुसकर। उनको बताना पड़ेगा, वेद आग है और आग से खेलने वाले झुलसते नहीं बल्कि जलकर राख हो जाते हैं। उनकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वेद ने जिस तरह से अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करके रखा था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेद का गुस्सा अपनी चरम पर है। वेद ने टेढ़ी मुस्कान देकर विनय के कान में कुछ कहा तो विनय मुस्कुराने लगा। विनय, डोंट वरी सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। विनय वहां से चला गया। जितने दिन वेदिका अस्पताल में रही उतने दिन वेद वेदिका के सामने नहीं गया। वेदिका के पास मासा और माही थी। वेदिका ने मासा को देखकर कहा, मासा, वेद मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे उन्हें कुछ बताना है। मासा, मैं यहाँ कैसे पहुंची? आपने मुझे कैसे ढूंढा? मैं तो छुपकर बैठी हुई थी। मासा, माही ने हमें फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया तो वेद, विनय, माही और मैंने मिलकर आपको ढूंढ लिया। और आपको ढूंढना हमारे लिए मुश्किल नहीं था और हम आपके पास पहुंच गए। आप माँ बनने वाली हैं वेदिका, और हम दादी, और मैं बुआ भाभी सा, कहकर मासा और माही मुस्कुराने लगी। वेदिका मासा को देखकर, मासा, वेद जानते हैं कि वो पापा बनने वाले हैं? मासा ने वेदिका के माथे को चूमकर कहा, वो जानते हैं और वो बहुत खुश हैं। अब आप आराम करिए और अब और सवाल जवाब नहीं। फिर वेदिका कुछ देर में ही सो गई। एक हफ्ते के बाद वेदिका को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वेदिका के माथे हाथ पर चोट लगी थी तो वो खुद से उठने लगी पर उठ नहीं पाई तो वेद ने आकर वेदिका को अपनी गोद में उठा लिया। वेदिका वेद को एकटक देख रही थी, पर वेद सामने की तरफ देख रहा था। वेदिका वेद के चेहरे को देख रही थी। वेद की आंखें बिल्कुल लाल थी, शायद कुछ गुस्से की वजह से। वेदिका कुछ ना बोली और वेद के गले में अपनी एक बाह लपेट दी। कुछ देर बाद सब घर आ गए। वेद वेदिका को उसके कमरे में ले जाने की बजाय अपने कमरे में ले गया। वेद ने वेदिका को बहुत आराम से बेड पर लिटा दिया। तब तक मासा और माही भी आ गई। मासा, वेद, आपने ये अच्छा किया, वेदिका को अपने कमरे में ले आए। अब आप इनके साथ रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। मासा ने माही को वेदिका के लिए खाना लेकर आने के लिए कहा तो माही वेदिका के लिए खाना लेने के लिए चली गई। वेद ने वेदिका की ओर देखकर मासा से कहा, आज से ये यहीं रहेगी, इस कमरे में। वेदिका वेद के चेहरे को ही देख रही थी। वो वेद की लाल आंखों की वजह पूछना चाह रही थी, पर मासा के वहां होने से पूछ नहीं पाई। वेद ने मासा को देखकर कहा, मासा, मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक आऊँगा। मासा ने वेद को अपना ख्याल रखने के लिए कहा तो वेद अपने कमरे से बाहर जाने लगा तो एक बार पीछे मुड़कर वेदिका को देखा और फिर वहां से तेज कदमों से चला गया। माही कुछ देर में वेदिका के लिए खाना लेकर आ गई। मासा ने वेदिका को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर बाद में उसे दवा खिला दी। मासा, वेदिका, अब आप आराम करिए और हाँ, अब से आपको अपना ख्याल रखना है क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं। मासा ने वेदिका के माथे को चूम लिया। मासा ने माही को देखकर कहा, माही, अब आप भी आराम करिए, आपको भी चोट लगी है। वेदिका, माही, आप ठीक तो हैं? आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस अपना ध्यान रखना। फिर मासा और माही वहां से चली गई। देर रात वेद घर वापस लौट आया। उसने मासा के कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा तो माही और मासा सो रही थी तो वेद ने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वेद अपने कमरे में चला आया। वेदिका शायद सो रही थी, इसलिए वेद ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वेदिका की पीठ वेद की तरफ थी जहाँ वेद खड़ा था। फिर वेद ने अपना कोट, टाई और जूते मोजे उतार कर अपनी जगह पर रख दी। वेद ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी और खुद वेदिका की रजाई में आकर वेदिका के पीछे लेट गया। वेद ने वेदिका के सिर के नीचे अपनी एक बाह रखकर वेदिका को अपने एक बाह के घेरे में ले लिया और दूसरा हाथ वेदिका के पेट पर रख दिया। कुछ देर बाद वेदिका को अपने कंधे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ तो वो पीछे मुड़कर देखने को हुई,
पर वेद ने उसे पीछे मुड़ने नहीं दिया। वेदिका समझ गई कि वेद रो रहा है और वेद की आंखें भी रोने की वजह से लाल थीं। वेद किसी के सामने नहीं रोया, बल्कि तन्हाई में जाकर रोया था, ताकि उसे रोते हुए कोई देख ना ले। मर्द कभी किसी के सामने नहीं रोते। अगर किसी के सामने रोएंगे तो सब उन्हें कमजोर समझेंगे। वो अपना दुख किसी से नहीं बांटते हैं, बस तन्हाई में रोकर अपना जी हल्का कर लेते हैं और सबके सामने हंसते मुस्कुराते रहते हैं। वेद ने भी यही किया था, पर वेद को देखकर समझ गई थी। वेद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें, वेदिका ने बिना पीछे मुड़े कहा। वेद ने वेदिका को अपनी बाहों में और भी कसकर भर लिया। वेद ने भर्राए गले से वेदिका से कहा, मैंने आपकी जिम्मेदारी ली थी, पर मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता आपके बिना। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी नादानी की वजह से आपको चोट लगी और जाने क्या क्या सहना पड़ा आपको। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, नहीं रह सकता हूँ मैं आपके बिना। आप मेरी सांसों की डोर से बंध गई हैं। पहले वंदना मुझे अकेले छोड़कर चली गई तो मैं किसी तरह जी रहा था, पर मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं, कहकर वेद की आंखें फिर से बरसने लगी। आई लव यू सो मच वेदिका, रियली आई लव यू लॉट वेदिका। वेद ने वेदिका के एक गाल को जाने कितने बार चूम लिया और बस आई लव यू वेदिका जी कहे जा रहा था। वेदिका वेद के मुंह से आई लव यू सुनकर उसकी आंखें भी नम हो गई और वेदिका वेद की तरफ घूमी और वेद को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और आई लव यू टू वेद, आई लव यू सो मच। दोनों ने एक दूसरे को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वेदिका ने वेद के सिर को अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों को अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वेद ने वेदिका को कसकर पकड़ लिया। मैं आपका और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा, अब एक पल के लिए भी आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सब कहते हुए वेद के शब्द वेद के गले में अटक गए और उसने वेदिका के गले में अपने चेहरे को छुपा लिया। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, पर दोनों की जुबान कहते हुए लड़खड़ा रही थी। पर दोनों को प्यार की मंजिल मिल गई थी और दोनों इस पल को खुलकर जीने लगे और एक दूसरे की बाहों में सो गए। काश थम जाए ये वक्त यहाँ, तेरी आगोश में रहकर उम्र बितानी है अब मुझे। तुझे टूट कर चाहूंगी मैं, तुझसे दूर अब कभी नहीं मैं जाऊंगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।